वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। तो जैसा कि हम पार्ट 2 में स्टडी कर रहे थे, हमने चंद्रमा को स्टडी कर लिया था। चंद्रमा की दूरी हमने देखी थी लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूर, और हमने सूर्य कितनी देखी थी 15 करोड़ किलोमीटर दूर। तो इसी अनुसार तो हमें क्या लग रहा है कि चंद्रमा जो है वो हमारे पास कंपेयर टू सूर्य, मगर सूर्य जो है तारा है, और तारा जो हमारे पास है पृथ्वी के वो सूर्य है। ठीक है, तो यहां तक हमने कर लिया था। उसके बाद मैंने आपको नील आर्मस्ट्रांग के बारे में बताया था। नील आर्मस्ट्रांग पहला व्यक्ति था जिसने चांद पे कदम रखा, और कब रखा? 21 जुलाई 1969 को। आपसे पूछा जा सकता है कौन सबसे पहले चांद पर कदम रखकर आया, या किसने चांद पर कदम रखा? यही पूछ सकते हैं, किसने चांद पर कदम रखा। इतना बड़ा ना पूछ के किसने चांद पर कदम रखा सबसे पहले। तो नील आर्मस्ट्रांग, आंसर क्या लिखेंगे आप? नील आर्मस्ट्रांग। कब? 1969, 21 जुलाई 1971। अब मैंने आपको ये होमवर्क दिया था, तो किस किसने इसका आंसर दिया और कौन कौन इस आंसर नहीं दे पाया, वो आज पता लग जाएगा कि भाई भारतीय कौन था जो चंद्रमा पर गया है। तो इसका आंसर होगा, उत्तर होगा राकेश शर्मा, जो पहला भारतीय था जो चांद पर रख गया था। वो कौन था? वो था राकेश शर्मा। ठीक है, आंसर इसका क्या होगा? राकेश शर्मा। जिसने सही आंसर दिया है वेरी गुड, और जिसको आंसर नहीं मिला है वो यहां से आंसर को देखकर इसको अच्छी तरह से याद रखें। ठीक है, अब हम एक और चीज बात करते हैं। चंद्रमा पे चल रहे थे हम, पृथ्वी से चंद्रमा की दूरियां मैंने तुलना करने को कहा था आपसे, आपने करी होगी। मैंने आपको बताया 15 करोड़ और 3,84,400 किलोमीटर दूर कंपैरिजन कर लिया आपने, उनमें अंतर देख लिया। अब हम देखते हैं उपग्रह एवं खगोलीय पिंड और मानव निर्मित उपग्रह में अंतर। तो उपग्रह क्या होते हैं? उपग्रह और मानव निर्मित उपग्रह में अंतर देखते हैं। उपग्रह, सबसे पहले तो उपग्रह देखते हैं। उपग्रह क्या होते हैं? उपग्रह होते हैं सैटेलाइट्स। आप सबने कई तरीके के सैटेलाइट्स देखे होंगे। वो सैटेलाइट्स क्या होते हैं? वो सैटेलाइट्स होते हैं उपग्रह, और कुछ नहीं होते, वो होते हैं उपग्रह। तो मानव निर्मित उपग्रह एक कृत्रिम पिंड है, ये हम आगे देख रहे हैं, मगर मानव निर्मित से पहले हम सैटेलाइट के बारे में देख रहे हैं। सैटेलाइट मतलब उपग्रह क्या होता है? तो उपग्रह एक खगोलीय पिंड है। पिंड मतलब एक बॉडी है जो ग्रहों के चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाता है जिस प्रकार एक सूर्य की चारों ओर ग्रह जो है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो जिस तरीके से पृथ्वी है हमारा एक ग्रह, वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहा है, उसी तरीके से हमारे जो उपग्रह है, हमारे जो सैटेलाइट्स है, वो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ठीक है, आप सबने कई तरीके के उपग्रहों के नारे में सुना होगा, वो आज हम यहाँ पे देखेंगे। तो उपग्रह भी पृथ्वी के चक्कर लगा रहा है, और अलग अलग तरीके से, जिस तरीके से पृथ्वी जो है सूर्य के चक्कर लगा रही है, ऐसे ग्रह जो है सूर्य से चक्कर लगाते हैं, उस तरीके से ही चक्कर लगाते हैं। तो वो क्या कहते हैं? उपग्रह। तो आपसे पूछा जा सकता है कि उपग्रह क्या होते हैं? क्या होते हैं, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो आप क्या बताएंगे? यहां से लेकर के यहां तक आप बता देंगे, और ये 2 मार्क्स में आपसे या फिर 1 मार्क्स में पूछा जा सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं मानव निर्मित उपग्रह। तो एक तो यह है कि उपग्रह जो है कई तरीके के होते हैं जो चक्कर लगाते हैं किसी भी चीज के साथ। जैसे ग्रह जो है सूर्य के चारों चक्कर लगाता है, उसी तरीके से उपग्रह भी किसी ना किसी चीज के चक्कर लगाते हैं। सैटेलाइट्स होते हैं वो भारत के चक्कर लगाते हैं, हमारे जो है नक्शों को देखने के लिए, हमें एक जगह से दूसरी जगह पर अच्छी तरह से बात करने के लिए, और कुछ नई नई टेक्नोलॉजीज के लिए, ताकि हम क्या कर सके, ताकि हम ऐसी प्रौद्योगिकी का विकास कर सके
जिससे हमें मौसम विज्ञान के बारे में भी जानकारी आसानी से मिले। तो इस तरीके कई तरीके के उपग्रह हमने आज के समय तक लॉन्च किए हैं। अब जो मैं बात कर रहा हूं वो मानव निर्मित उपग्रहों की बात कर रहा हूं, जो हम आम भाषा में लॉन्च करते हैं। आम जन जो है, हर नेशन जो है अपने अपने उपग्रह लॉन्च करते हैं। तो ये क्या है? ये एक कृत्रिम पिंड है। क्या है? एक कृत्रिम पिंड है। ये वैज्ञानिकों द्वारा बनाया गया है, जिन्हें वैज्ञानिकों ने बनाया है, जिसका उपयोग ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त करने और पृथ्वी पर संचार के माध्यम के लिए किया जाता है। जो मैंने भी आपको बताया, संचार एक जगह से दूसरी जगह पे बात करने के लिए, जिसका उपयोग ब्रह्मांड के बारे में जानकारी, हमारी ब्रह्मांड में किस तरीके की चीजें हैं उनकी हमें पिक्चर भेजते हैं ऐसे उपग्रह। तो संचार माध्यम के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है, बात करने के लिए और वगैरह। वॉकी टॉकीज का आपका नाम सुना होगा, बात करते हैं हम, हमारी मिलिट्री के लिए कितना जरूरी है। तो इसे रॉकेट के द्वारा अंतरिक्ष में भेजा जाए। तो ये देखिए, यहाँ पे रॉकेट के द्वारा अंतरिक्ष में भेजा जाए। किस तरीके से भेजा जा रहा है? आप सबने कई सारे रॉकेट्स के बारे में देखा होगा, मंगलयान का नाम सुना होगा। तो वहां पे भी क्या गया? वहां पे भी हमारा एक उपग्रह ही गया। तो रॉकेट में किस तरीके से छोड़ा जाता है? तो ये हमारा रॉकेट है, इसमें हमने यहाँ ऊपर उपग्रह डाला है। तो क्या करेंगे? इसके जो बाकी के पार्ट्स हैं वो धीरे धीरे जैसे ऊपर जाएंगे रॉकेट से, वो टूटने लगेंगे, और जो हमारा ये सिर्फ सैटेलाइट था यहाँ पे, वो बच जाएगा। ये सारे पार्ट्स तो वापस हमारी जो पृथ्वी है वहां पे चले जाएंगे, और सिर्फ ये सैटेलाइट है जो वहां पे हमारी कक्षा में बैठ जाएगा और चक्कर लगाए, जो उपग्रह का काम है लगाना। ठीक, तो एवं पृथ्वी की कक्षा में स्थापित कर दिया जाता है। इस तरीके से अंतरिक्ष में उपस्थित कुछ भारतीय उपग्रह हैं, इनसेट, IRS और एडुसेट। तो ये हमारे उपग्रहों के नाम है, भारतीय उपग्रह। आपसे पूछ सकते हैं कि 3 भारतीय उपग्रहों का नाम बताओ, तो आप इन तीनों का नाम बताएंगे। इनसेट है, IRS है और एडुसेट। ठीक है, तो ये हमारे कुछ तरीके होंगे। अब हम आगे चलते हैं। हम चंद्रमा की ही बात कर रहे थे। तुलना करने को कहा था मैंने आपसे, सूर्य और चंद्रमा की दूरी 25 है। एक की सूर्य की 15 करोड़ किलोमीटर और इसकी 3,84,000 के करीब किलोमीटर। अब हम आगे बात करते हैं। वो क्या है? चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है। चंद्रमा क्या करता है? चंद्रमा एक पृथ्वी का चक्कर जो है वो 27 दिन में पूरा कर लेता है। लगभग इतने ही समय में यह अपने अक्ष पर एक चक्कर भी पूरा करता है। अपने अक्ष पर एक चक्कर भी पूरा करता है। इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई देता है, क्योंकि ये जो है अपने अक्ष पर, जैसे कि ये चंद्रमा है, मान लीजिए ये क्या है? एक चंद्रमा है, इस तरीके से इसका एक मुंह है, ये एक मुंह है इसका। तो अब ये अपने अक्ष पर चक्कर लगा रहा है। तो आपने देखा इसका एक ही मुंह है जो आपको दिख रहा है। इसका क्या दिख रहा है? इसका एक ही मुंह आपको दिख रहा है। और 27 दिन में ये पृथ्वी का जो एक चक्कर कंप्लीट भी कर लेता है। अपने अक्ष पे तो इस तरीके से घूम रहा है और पृथ्वी का भी चक्कर लगा रहा है घूमते हुए इसी अक्ष पे। तो इस वजह से हमें सिर्फ एक ही उसका भाग दिखाई देता है। आप देख रहे हैं जैसे कि ये पृथ्वी है, इसका इसको चक्कर लगाना है। अभी अपने अक्ष पे ऐसे घूम रहा है, तो ऐसे घूमते हुए ये चक्कर लगाएगा, ऐसे घूमते हुए ये जो है चक्कर लगाएगा। तो इससे क्या होगा? इसका सिर्फ एक ही मुंह जो है हमें दिखेगा। चंद्रमा का सिर्फ एक मुंह में इस वजह से दिखता है। अब चंद्रमा की परिस्थितियां जीवन के लिए अनुकूल नहीं है। तो जो चंद्रमा की परिस्थितियां हैं वो हमारे जीवन के लिए बिल्कुल भी अनुकूल नहीं है। क्यों? क्योंकि वहां पे हमें वाटर नहीं मिलता, वायु, हमें ऑक्सीजन जो है वो नहीं मिलती। वाटर मतलब पानी हमें नहीं मिलता, ऑक्सीजन, वायु का मतलब क्या हो गया? हमें ऑक्सीजन चाहिए जो वहां पे अभी है नहीं। तो इसकी सतह पर पर्वत, मैदान, गड्ढे हैं जो चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं। कई तरीके के पर्वत, मैदान, गड्ढे जो है इसकी सतह पर होते हैं। आप सबने देखा होगा, चंद्रमा को देखिए आप, ये कई तरीके के गड्ढे आपको दिख रहे हैं, तो वो है यहाँ पे। अब चंद्रमा की सतह पर छाया ये बना रहे हैं, जो मैंने अभी आपको बताया छाया बना रहे थे। तो पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पर इनकी छाया को देखा जा सकता है। जब पूरा चांद दिख जाएगा तो आपको ये सारी छाया आराम से दिख पाएगी। ये क्या है? ये पूरा चांद है जो पूर्णिमा को ही दिखता है, जो हमने पहली पार्ट में आपको बताया था कि पूर्णिमा पे पूरा चांद दिखता है, उसमें बताया जा सकता है।
तो ये हो गया हमारा चंद्रमा। आप सबको चंद्रमा अच्छी तरह से समझने में आ गया। जो मैंने आपको होमवर्क दिया था, अगर आपने वो करा होगा और तो उसमें कई सारी चीजें आपको अध्ययन करने को मिलेगी। अब बात करते हैं क्षुद्र ग्रह की। किसकी बात करेंगे? अब बात करेंगे हम क्षुद्र ग्रह की कि क्षुद्र ग्रह आखिर होता क्या है, उसे हम किस तरीके से पढ़ेंगे। तो देखते हैं, तारों, ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो क्या हो जाए, तारे तो हैं, हमारे ग्रह भी है जो चक्कर लगा रहे हैं, हमारे उपग्रह हमने सैटेलाइट देख लिए, इसके अतिरिक्त जो असंख्य छोटे पिंड होते हैं वो भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। यहाँ पे एक चीज जरूरी है, वो है असंख्य छोटे पिंड, ये भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। यहां से लेकर यहां तक आपकी परिभाषा, इनके अतिरिक्त, ठीक है। ये मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। अब हम इन्हें एक डायग्राम से देखते हैं कि भाई ये छोटे छोटे असंख्य पिंड है जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। अब ये देखिए, ये क्या है, ये क्षुद्र ग्रह पट्टी। तो क्षुद्र ग्रह पट्टी में कई सारे न्यूमरल, मैंने आपसे बोला ना असंख्य अनेक पिंड होते हैं। यहाँ पे ये देखिए कितने सारे पिंड आपको दिखेंगे, इनकी आकृतियां इस तरीके की होती है। इस तरीके की आकृतियों में छोटे 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 पिंड होते हैं, छोटे छोटे यहाँ पे इस तरीके से जो है पिंड यहाँ पे बने होते हैं। देखा आपने, इस तरीके से पिंड बने होते हैं और ये क्षुद्र ग्रह होते हैं। तो ये सूर्य के चारों ओर, ये भी देखिए, ये भी एक बेल्ट की तरह का है, ये भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। समझ गया? ठीक है, अब आपको इस चीज का ज्ञान हो जाए। अब ये मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में स्थित है। अब यहां से आप देखिए, ये सौरमंडल, ये सोलर सिस्टम के डायग्राम से, ये कहां पे है, ये हमारा बृहस्पति है, ये हमारा मंगल है। अब मंगल और बृहस्पति के बीच में हमारी क्षुद्र ग्रह पट्टी है, सोलर सिस्टम से साफ साफ पता लग रहा है। तो यही बात करता है ये, तो यही जो है हमारी बात करी जा रही है, ठीक है। तो ये बात हमारी हो गई। अब वैज्ञानिकों के अनुसार क्षुद्र ग्रह ग्रह के ही भाग है। अब वैज्ञानिक क्या कहते हैं कि जो क्षुद्र ग्रह हैं ये ग्रह के ही भाग है। ये जो ग्रह होते हैं ना, उनके कुछ ना कुछ भाग होंगे जो मिल मिला के इस पट्टी पे आ गए हैं और वो बन चुके हैं, जो कि बहुत वर्ष पहले विस्फोट के बाद ग्रहों से टूटकर अलग हो गए हैं। कई सारे ग्रहों से टूटकर जो है कुछ छोटे छोटे कण वो सब मिलके एक क्षुद्र ग्रह पट्टी पे इकट्ठा होकर इस तरीके से एक क्षुद्र ग्रह पट्टी बन चुकी है बृहस्पति और मंगल के बीच में। तो ये आपको समझने में आया, क्षुद्र ग्रह पता लगा आपको क्षुद्र ग्रह किस तरीके से होते हैं। मैंने आपको सौरमंडल में बताया था क्षुद्र ग्रह के बारे में, इन सबसे मिलकर भी क्षुद्र ग्रह भी सौरमंडल का हिस्सा है। अब उल्का पिंड के बारे में भी मैंने आपको बोला था कि हम बाद में पढ़ेंगे, तो आज हम इसको अध्ययन करेंगे इसका कि उल्का पिंड भी सौरमंडल का किस तरीके से भाग है। तो देखते हैं उल्का पिंडों के बारे में, उल्का पिंड किस तरीके से सौरमंडल का भाग हो सकता है। अभी पहले क्षुद्र ग्रह मैंने आपको बताया है, ये इस तरीके के कई सारे भाग होते हैं। अब उल्का पिंड के बारे में जानने से पहले आप ये कर सकते हैं कि जीव एवं पौधों को जीवित रहने तथा विकसित करने के लिए, विकास करने के लिए किन तत्वों की आवश्यकता है। ये आपका होमवर्क है, ये आपको करना है क्या, कि जीव एवं पौधों को जीवित रहने एवं विकास करने के लिए किन तत्वों की आवश्यकता है। अब जीवित रहने के लिए सबसे पहला तत्व तो मैं आपको बता देता हूं, यहाँ पे पानी, पेड़ पौधों को पानी चाहिए। अब और तत्व आप बनाइए और आपका ये होमवर्क, ठीक है। अब उल्का पिंडों के बारे में मैं आपको जानकारी दे दूंगा, ये आपका होमवर्क है, आपको करना है। तो उल्का पिंड सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्का पिंड कहते हैं। ये जो पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़े हैं ना, उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम उल्का पिंड कहते हैं। क्या कहते हैं? उल्का पिंड। पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्का पिंड कहा जाता है, जो सूर्य के चारों ओर ये भी चक्कर लगाते हैं, क्षुद्र ग्रह भी चक्कर लगाते हैं, ये भी चक्कर लगाते हैं, छोटे छोटे टुकड़े होते हैं। कभी कभी ये उल्का पिंड पृथ्वी के इतने नजदीक आ जाते हैं कि इनकी प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने की होती है। कभी कभी ये जो उल्का पिंड है
ये पृथ्वी के इतने नजदीक आ जाते हैं, ये गिर जाते हैं। ये सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं, इतने छोटे हैं कि दिखते भी नहीं है, मगर ये कभी अपनी कक्षा से हटके पृथ्वी की तरफ गिरने लग जाते हैं। इस प्रक्रिया के दौरान वायु के साथ घर्षण होने के कारण ये गर्म होकर जल जाते हैं। आप सब जानते हैं, जब दो पत्थरों को रगड़ते हैं तो उसमें क्या होता है, उनमें घर्षण उत्पन्न होता है, और उस घर्षण के कारण, उस फ्रिक्शन के कारण ही क्या होता है, आग लगती है ना। उसकी वजह से ही क्या लगती है, उसकी वजह से ही आग लगती है। तो क्या होता है, आग लगने के कारण वो जल जाते हैं, उल्कापिंड जल जाते हैं। फलस्वरूप चमकदार प्रकाश उत्पन्न होता है। इसी वजह से जो है चमत्कार प्रकाश जो है इस तरीके का आपने सबने देखा हुआ उत्पन्न होता है। कभी कभी कोई उल्का पूरी तरह से जले बिना पृथ्वी पर गिरती है, जिससे धरातल पर गड्ढे आ जाते हैं। कई बार क्या होता है कि वो जलने के साथ साथ जलती तो है ही, बट कभी कभी ऐसा होता है कि जलती तो है मगर पूरी तरह से नहीं जल पाती और हमारी पृथ्वी पर आखिर गिरी जाती है। तो उससे क्या होता है, जगह जगह पर पृथ्वी पे भी गड्ढे बन जाते हैं। ठीक है, तो आपकी ये तो परिभाषा हो ही गई है, और ये गड्ढे बन जाते हैं। अब हम आगे बात करते हैं, वो क्या है कि क्या आपने तारों वाले खुले आकाश में एक ओर से दूसरी ओर तक फैली चौड़ी सफेद पट्टी की तरफ एक चमकदार रास्ते को देखा है? क्या आपने तारों वाले खुले आकाश में, जिसमें तारे ही तारे हैं, एक ओर से दूसरी ओर तक फैली चौड़ी सफेद पट्टी इस तरह एक चमकदार रास्ते को देखा है? ये देखिए, इस तरीके से कोई एक रास्ता आपने देखा होगा चमकदार जो पड़ा हुआ है। ये लाखों तारों का समूह है। यहाँ पे देखिए कई सारे तारे हैं। यह पट्टी आकाश गंगा या मिल्की वे है। इस पट्टी को क्या कहेंगे, आकाश गंगा या मिल्की वे कहेंगे। क्या कहते हैं हम इसे, आकाश गंगा या मिल्की वे। हमारा सौर मंडल इस आकाश गंगा का एक भाग है। ये जो आकाश गंगा आपको दिख रही है कई सारे तारों का समूह, उसका भाग है हमारा सौर मंडल, इन सबका भाग होता है। ठीक है, तो प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी से की गई थी, क्योंकि प्राचीन काल में लोगों को इतनी जानकारी नहीं थी। तो उन्होंने जब इन तारों के समूह को इस तरीके से देखा तो उन्हें लगा कि जिस तरीके से नदियां हैं हमारी, उसी तरीके से आकाश भी है। तो इसी कारण वश हमने इसे आकाश गंगा नाम दे दिया। आप सब जानते हैं हमारे पवित्र जो नदी है उनमें गंगा का नाम सबसे ज्यादा होता है। तो गंगा जो है हमने इसका नाम दे दिया, क्योंकि हमें लगा कि भाई ये गंगा जैसा ही है, तो हमने इसको आकाश गंगा बोल दिया। ठीक है, क्या मिल्की वे हम इसे इंग्लिश में कह सकते, अंग्रेजी में। इस प्रकार इसका नाम आकाश गंगा पड़ गया। जैसा मैंने आपको बताया, आकाश गंगा करोड़ों तारों, बादलों, गैसों की एक प्रणाली है। ये देखिए, ये भी आपको ध्यान रखना। आपसे पूछा जाए आकाश गंगा क्या है, तो आपको ये बताना है कि आकाश गंगा करोड़ों तारों, बादलों तथा गैसों की एक प्रणाली है, इस तरीके की। इस प्रकार की लाखों आकाश गंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती है। इस तरह की जो कई सारी आकाश गंगाएं हैं ना, वो जब मिल जाती है तो एक ब्रह्मांड बन जाता है। इस आकाश गंगा में हमारे सौर मंडल भी आ जाते हैं, कई सारी चीजें आ जाती हैं। ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना करना अत्यधिक कठिन है। ब्रह्मांड कितना बड़ा है, पृथ्वी तो कहीं भी नहीं है उसके सामने। पृथ्वी तो उसका एक छोटा सा तिनका भी नहीं है, ब्रह्मांड बहुत बड़ा है। वैज्ञानिक अभी भी इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी एकत्र करने में जुटे कि ब्रह्मांड कितना बड़ा है। कितना भी कर लो आप कोशिश, ब्रह्मांड को आप नहीं कर सकते पूरी तरह से अध्ययन, क्योंकि इतना बड़ा है कि आप जितना भी करोगे उतना कम है। इसके आकार के संबंध में हमें कोई जानकारी नहीं है कि ब्रह्मांड कितना बड़ा है। हम सिर्फ सौर मंडल के बारे में आजकल जानते हैं, उसमें भी कई सारे ग्रह अपने अभी तक खोजे हैं मगर उनमें जाया नहीं गया है। तो लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि हम सभी इस ब्रह्मांड का हिस्सा। हमें पता है कि ब्रह्मांड कहां तक बड़ा है, ये सब कुछ पता नहीं है, मगर ये पता है कि हम इस ब्रह्मांड का हिस्सा जरूर है, क्योंकि हम इस ब्रह्मांड में रह रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा उल्कापिंड। इस तरीके से आकाश गंगा में इस तरीके के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्कापिंड कहते हैं। ठीक है, और आकाश गंगा हमने देख ली। तो ये हो गया हमारा चैप्टर, ये हो गया हमारा चैप्टर 1।
सौरमंडल पृथ्वी वाला। अब हम क्या करेंगे, अब हमें इसके कुछ क्वेश्चन आंसर्स करने होंगे। तो इसके कुछ क्वेश्चन आंसर्स हम देखेंगे। तो क्वेश्चन आंसर्स में हम सबसे पहले बात करते हैं इन क्वेश्चन आंसर्स, किस तरीके से होते हैं इन क्वेश्चन आंसर। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है, इसमें हम क्या करेंगे कि इन क्वेश्चन आंसर्स को तो अभी पढ़ लेते हैं, और ये जो दूसरा क्वेश्चन है आपका, इसे हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। तो अभी हम सिर्फ ये पार्ट कंप्लीट करते हैं। तो इस पार्ट में हम इसके कुछ क्वेश्चन आंसर आपको बुक में ही बताने का प्रयास करूंगा। तो पहला क्या है, पहला क्या है, ग्रह और तारे में अंतर की, ग्रह और तारे में अंतर क्या है, ग्रह और तारे में अंतर क्या है। तो अगर देखा जाए तो ग्रह और तारे में अंतर आप आसानी से बता सकते हैं। अगर आपने मैंने जो पढ़ा है उसे अच्छी तरह से पढ़ा है तो अब तक आपको इसका आंसर आराम से पता होगा। मगर जिन जिनको मिला नहीं है उनको भी मैं अपनी पूरी किताब में ही आपको इसका आंसर बताऊंगा कि ग्रह और तारे में क्या अंतर है। देखते हैं किताब में ग्रह और तारे कहां पे हैं। तो ये देखिए, हमारा जो पहला पेज था, हमारे चैप्टर का जो पहला पेज था, उसमें हमने तारे के बारे में बताया। वो क्या है कि कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं। क्या होते हैं, कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं। ये गैसों से बने होते हैं। ये क्या करते हैं, ये गैसों से बने होते हैं। कई तरीके की गैसें हो सकती है, उनसे बने होते हैं, और ये गर्म होते हैं, बड़े आकार के होते हैं। इनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश भी होता है, गर्म, जिसे वे बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। इन खगोलीय पिंडों को क्या कहते हैं, तारा। तो तारे की अगर डेफिनेशन बतानी है तो आप यहां से लेकर यहां तक बता सकते हो, और सूर्य भी एक तारा है। तो अगर इनमें अंतर बताना हो ग्रहों के साथ तो क्या बताएंगे, तो इनको हम तारा कहते हैं। तो ये हम कह सकते हैं कि तारे में ये सारी चीजें होती है। कुछ खगोलीय पिंड है जो बड़े आकार के होते हैं, इसमें गर्म होते हैं, गैसें होती है, ऊष्मा प्रकाश होता है इसका अपना खुद का, वो बड़ी मात्रा में इसे उत्सर्जित करते हैं। और सूर्य भी एक तारा है क्योंकि वो प्रकाश उत्सर्जित करता है। तो ग्रह इससे किस तरीके से भिन्न, तो मैं आपको ग्रह पे लेके चलता हूँ। तो ग्रह पे अगर लेके चले तो ग्रह पे क्या है, कुछ खगोलीय पिंड में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती, वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं और उन्हें हम ग्रह कहते हैं। ये इसका अंतर हो गया। अभी तारों में क्या था, तारों में उनका प्रकाश था, ऊष्मा थी, और इसमें उनका प्रकाश और ऊष्मा अपना खुद का नहीं है। जो सूर्य है उससे उनको प्रकाश मिल रहा है। ठीक है, तो यही इसका अंतर है कि उनमें तो प्रकाश और ऊष्मा उनके खुद की है और इनमें प्रकाश ऊष्मा इनके खुद की नहीं है। इनका अंतर हो गया। आपके लिए 1 मार्क्स का आंसर हो गया। ठीक, अब हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या बात करता है, दूसरा क्वेश्चन बात करता है सौर मंडल से आप क्या समझते हैं। सौर मंडल से आप क्या समझते हैं। तो सौर मंडल का मतलब सोलर सिस्टम। तो हम आ जाते हैं इस पे। ये हमारा क्या है, ये हमारा सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम मतलब सौर मंडल। तो सौर मंडल से आप क्या समझते हैं, सौर मंडल में ये सारी चीजें होती है। या तो आप ये लिख सकते हैं, या फिर हम आ जाते हैं अपने परिभाषा के असली रूप पे। अगर यहां से लिखे तो क्या लिखेंगे, सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह, कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह एवं उल्का पिंड मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते। ये आपकी परिभाषा हो गई। क्या हो गई, ये आपकी परिभाषा हो गई सौरमंडल। ठीक है, जो मैंने आपको बताया सौरमंडल में, उसमें सारी सूर्य और 8 ग्रह थे, मगर साथ में उपग्रह भी है और खगोलीय पिंड मैंने आपको बताया, ये सारे खगोलीय पिंड भी हैं, और क्षुद्र ग्रह आपको बता दिया, उल्का पिंड आपको बताया। ये सब कुछ मिलकर के सौरमंडल बनता है। सिर्फ सूर्य 8 ग्रह ही नहीं, ये सारी चीजें, उल्का पिंड हो गया, क्षुद्र ग्रह हो गया, अन्य खगोलीय पिंड हो गए, उपग्रह हो गए, ये सब के सब मिलके हमें सौरमंडल बनाने में मदद करता है। ठीक है, तो
ये हमारा क्वेश्चन हो गया, दूसरा आंसर आपको मिल गया। ठीक है, तो ये हमने 2 क्वेश्चंस यहाँ पे कर लिए। अब बाकी के जो ये क्वेश्चंस हैं हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। इस पार्ट में हमारा हो गया है, ठीक है, क्योंकि ये जरूरी है। अगर हमें यहाँ पे चल रहा है तो यहाँ पे ही चलना पड़ेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि बाकी जो है हमने सूर्य से दूरी और ये सब सौरमंडल से ही हमें पता लग जाएगा, और बाकी चीजें हमें उससे ही पता लगेगी, जो हम हमारे नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।